आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान से पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेकर आए। इसमें कुछ टॉपिक हम आपको कराएंगे और इसके बाद के जो और चीजें हैं वो हम धीरे धीरे आपके लिए इसी चैनल में मिलते रहेंगे। यानी इस चैनल में आपके लिए साइंस, मैथ और इंग्लिश की क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लाइक करेंगे। तो इसमें हम बता देते हैं कि कौन कौन चीजें इसमें पढ़ाएंगे हम आपके लिए। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण यानी लक्षण कितने प्रकार के हैं वो बताएंगे हम आपके लिए। उसके बाद में रासायनिक समीकरण बताएंगे। देखो, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में थोड़ा सा अंतर होता है, वो बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें हम जैसे कि हमें शब्दों में लिखना होता है, और रासायनिक समीकरण लिखती है उसमें शब्दों के जो प्रतीक होते हैं, यानी मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O2। तो इस तरह से हम लिखते हैं तो बन जाती है रासायनिक समीकरण। उसके बाद सबसे बाद में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के महत्व बताएंगे, क्योंकि एक होती है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, उसको अगर हम बराबर कर देते हैं तो उसे हम जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे हिट एंड ट्रायल विधि से सॉल्व करते हैं। हम सब बताते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। आप बने रहिएगा हमारे चैनल में लगातार, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। जो चीजें देखनी है आपके लिए वहां देख सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज सबसे पहले याद रखना कि यह रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो पहली चीज है वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, नए पदार्थ बनते हैं यानी कोई नया पदार्थ बने। जैसे हम लिख रहे हैं आपके लिए कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम की जो अभिक्रिया है वो अगर हम ऑक्सीजन से करते हैं, ऑक्सीजन से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीजें हमें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। ठीक, ये तो हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसे समीकरण में बदलना है तो क्या होगा, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र होता है हमारा O2, और प्राप्त होती है हमारे लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो ये जो अभिक्रिया हमें प्राप्त हुई है ये है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया? मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु कम है। तो करना क्या है, ये नहीं कि यहाँ पर दो से गुणा करना, हमें शुरू में गुणा करनी, तो यहाँ लगा दिया दो, तो मैग्नीशियम भी दो हो गया, ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन दो तो है, मैग्नीशियम यहाँ पर एक है तो यहाँ दो हो गया, तो यहाँ भी दो से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम। अब याद रखना क्या, इधर की जो चीजें हैं यानी ये चीज ये कहलाती है हमारा अभिकारक। क्या कहलाती है? अभिकारक। अभिकारक। और जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर वो कहलाता है हमारा उत्पाद। ये भी हमें आपको लिखाएंगे, बताएंगे अब आपके लिए। तो अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक पदार्थ हो या एक से ज्यादा पदार्थ हो की अभिक्रिया के बाद कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिनके लक्षण भी नए हों तो उसे हम जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया इस तरह शब्दों में लिखी जाती है, लेकिन अगर एक प्रतीक में लिख देंगे तो वो जाएगी रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। यहाँ है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है यानी केमिकल रिएक्शन। हाँ, अभी यही प्रवाह चल रही है, इसके में क्या है देखो, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहलाते हैं अभिकारक। जैसे हमने बताया था अभी आपके लिए कि Mg प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी क्या है, अभिकारक हैं। ये हमारे क्या हैं, अभिकारक। और जो हमें प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये हमारा है उत्पाद। उत्पाद हो गया। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए, और यहाँ Mg एक है, यहाँ दो हो गया तो दो से गुणा कर दी। आगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ जो हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो याद रखना कि तीर के पीछे वाले हिस्से में अभिकारक कहलाते हैं, तीर के सामने वाले हिस्से में उत्पाद कहलाते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कौन कौन से हैं वो बताते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का
उत्पादों में रूपांतरण सामान्यतः कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है, यानी कि जो अभिकारक हैं वो उत्पाद जब बनेंगे तो उनकी कुछ प्रक्रिया होगी, वे विशिष्ट प्रक्रियाओं के कारण ही, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें सरलता से प्रक्षिप्त किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है। ये विशिष्टताएं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहलाती है। वे जो प्रक्षिप्त किए जा रहे हैं, यानी नए पदार्थ बनाए जा रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया हो रही है उसे ही हम रासायनिक अभिलक्षण कहते हैं या कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण अग्रलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो हम बताते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहला जो है हमारा वो है गैस का निकलना, यानी गैस जो बाहर निकल रही है उससे पता लग जाता है कि हमारे लिए एक नया पदार्थ तैयार हो गया है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई गैस निकल गई है। देखो पहले देखिए, सबसे पहले कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए है कि दानेदार जिंक को अभिक्रिया जो है कह सकते हैं कि या को अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे क्या हुआ, जिंक Zn, जिंक का सूत्र था Zn, से अभिक्रिया किसकी हुई, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से। अब HCl से क्रिया हुई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले निकल गए, तो यानी जो H है ये तो निकल जाएगी, तो ये हमारी गैस निकल गई H2, ये तो गैस निकल गई बुलबुले के रूप में। अब बचा क्या हमारे पास में, यहाँ Zn और यहाँ Cl, तो यहाँ बनेगा हमारा Zn और Cl2, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है तो Cl2 हो जाएगा। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है, इससे हमें पता चल गया है कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब यह है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, इसे करना है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ गुणा कर दीजिए। क्लोरीन कितने हो गए, 2 क्लोरीन के 2 है हमारे पास, Zn अकेला है। अब याद रखना ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है अभिकारक। अभिकारक और ये जो हमें प्राप्त हुए हैं दोनों, ये हमारे कहलाते हैं उत्पाद। ये हो गई हमारी जब गैस के द्वारा, यानी याद रखना कि गैस निकलती है तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। दूसरा है हमारे पास में अवक्षेप का बनना, यानी अवक्षेप यानी कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जो अवक्षेप नीचे बैठ जाए या बाहर निकल जाए, उसे अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाएगा उत्पाद होता है, जो रासायनिक यहाँ पे, हाँ ठीक, ध्यान दीजिएगा। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ यानी उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से क्या हो जाता है, पृथक होता है, यानी अलग हो जाता है या होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए जब पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, Ki, ये बना दे रहे हैं रिएक्शन हम आपके, जो छोटी रिएक्शन बना दे रहे हैं, बड़ी रिएक्शन छोड़ देंगे, ठीक है, जो ताकि हम रिएक्शन जब लेकर आएंगे बहुत सारी तो उसमें हम सारी चीजें करा देंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के साथ, ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट यानी कि प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस से बोलते हैं लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है, यानी कि लेड आयोडाइड, लेड यानी कि Pb, आयोडाइड यानी कि I, तो PbI2, I2 इसलिए क्योंकि आयोडीन की बैलेंसी 1 होती है, Pb की 2 होती है, 2 यहाँ लगी हुई है। अब ये तो अवक्षेप बन जाता है, ये तो अवक्षेप हो गया, इसे लिख देंगे लेड आयोडाइड का हो गया ये अवक्षेप, ये तो बाहर निकल जाएगा हमारा, निकाल दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या बन रहा है ध्यान दीजिएगा, अब बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, तो प्लस KNO3, NO3 की बैलेंसी भी 1 होती है, K की बैलेंसी होती है, तो 1 KNO3 हो गया, यानी पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अब यह है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, इसे करना है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। देखो K कितना है 1, K कितना है 1, I कितना है 1, I कितना है 2, तो I यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो K कितने हो गए 2, K 2 हो गए, तो K की भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब NO3 कितने हैं यहाँ पर, 1 ये हो गया, 1 मतलब 1 तो ये है, गुणा करेंगे 2 हो गए, तो NO3 कितना है 2, लेड कितना है 1, तो ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हमारा जो अवक्षेप बना है वो बना है लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त हो गया है। अब बढ़ते देखिए अगले वाले की ओर। अगला है हमारे पास में कि रंग में परिवर्तन होना, यानी चेंज इन कलर, यानी कलर उसका जो है वो बदल जाए, तो क्या होगा देखिए ध्यान से। अगला है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती है, यानी उनके जो कलर है वो बदल जाए, यानी अभिक्रिया से पहले जो अभिकारकों का जो रंग है, बाद में उत्पाद जब बने तो उसका रंग जो है वो बदल जाए,
तो उसे हम कहते हैं रंग में बदल, यानी रंग में बदल जाना। उदाहरण है, जब ऑक्जेलिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के साथ क्रिया करता है, तो याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का कौन सा रंग, बैगनी या कौन सा रंग, जामुनी रंग जो है वो विलुप्त हो जाता है, अर्थात जो बैगनी रंग जामुनी रंग था इसका विलयन का, वो विलयन का रंग जो है वो उड़ जाता है, तो बन जाता है रंगहीन विलयन तैयार हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं रंग में परिवर्तन हो जाना। इससे पता लग जाता है कि हमारी रिएक्शन हुई है। अगली ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। अगला है हमारे पास, देखिए कि ताप में परिवर्तन होना, यानी उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होती हैं। जैसे उदाहरण है, जब बिना बुझा चूना, अब बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल मतलब H2O के साथ इसने अभिक्रिया करके तो बुझा चूना बनता है। कैसा चूना बनता है, बुझा चूना बनता है, तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है, यानी जो अभिक्रिया होती है वो गर्म हो जाती है। बताते हैं हम आपके लिए, देखो सबसे पहले इसे बनाते हैं, अब बन जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान दीजिएगा, ये है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो जल है ही। और ये हमारे पास बुझा चूना, क्या है इसका नाम, बुझा चूना, बुझा चूना। बुझा चूना का है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसमें क्या निकली है, हमें निकली है ऊष्मा। आपने देखा होगा पहले जो है वो चूना जो लेके आते थे मार्केट में, मार्केट से, उससे बाल्टी में पानी में डालते थे, जैसे ही पानी डाल देंगे उसमें बुलबुले बुलबुले होते थे, तो हाथ से कभी नहीं हिलाया जाता था, उसे क्या करते, डंडे से हिलाते थे। डंडे से इसलिए हिला लेते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती थी, वो ये ऊष्मा है, अगर आपने हाथ से उसे चूने को मिलाया तो हाथ जल जाएगा, इसलिए उसे डंडे से घोला जाता था, ये याद रखिएगा, ऊष्मा निकलती है। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे की ओर। आगे है कि अवस्था में परिवर्तन होना, यानी कि चेंज इन स्टेट, यानी उसके अवस्था में ही परिवर्तन हो जाए। कैसे, देखिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए, जब मोम को जलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है, जबकि जल क्या है, जल एक द्रव हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस हो गई। तो द्रव और गैस का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा कि मोम क्या है, मोमबत्ती जब हम लेके आते हैं वो है ठोस अवस्था में, जब उसे हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकल जाती है और जल निकल जाता है, यानी जल क्या है, द्रव अवस्था यानी भाप रूप में निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, यानी ठोस जो है वो द्रव और गैस में बदल जाता है। तो ये एक अभिक्रिया हो गई हमारी अवस्था में परिवर्तन, यानी उसकी अवस्था ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे की ओर। ये तो हमारे अभिलक्षण हो गए रासायनिक अभिक्रिया के। अब बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण को। देखिए अब आते हैं रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो रिएक्शन थी और ये इक्वेशन आ रही है। देखो अब क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों, ध्यान दीजिएगा, प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, दोनों लिखा देते हैं, दो। सबसे पहले तो हमने लिखी थी, ये तो हमने शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, आप कहेंगे सर बार बार ये लिख रहे हैं, आप दूसरी लिखेंगे। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से जब क्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो यहाँ 2 से गुणा कर दी, मैग्नीशियम 2 तो 2 हो गई। अब इसी प्रकार देख लीजिए, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन गैस से हो रही है, तो हमारे लिए क्या हुआ, अमोनिया प्राप्त होती है, NH3, अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं, प्रतीकों के रूप में लिखते हैं या सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रिएक्शन के लिए उसे हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बराबर अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ बैलेंस करनी है क्योंकि ये है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो पहले यहाँ हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ गुणा कर दो 3 से, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, नाइट्रोजन अपने आप 2 हो गई, नाइट्रोजन 2 हो गई, तो अपने आप बैलेंस अभिक्रिया हो गई, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आशा करता हूँ कि ये चीज समझ में आई होगी आपके लिए। आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है।
और नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काम आएगा। धीरे धीरे करके आपको सारे लेक्चर इसमें लगातार मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे की। ये है यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी। अब देखिए कैसे, वह रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। याद रखना कि अगर परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। जैसे देख लीजिए, मैं एक करा रहा हूँ, नहीं तो वो रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं, वो कंकाली रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अगर हम यहाँ पर कि कैल्शियम की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन से कर लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं कैल्शियम, हाँ कैल्शियम की अभिक्रिया ठीक है, तो यहाँ बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करी है तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है हमारे लिए। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर Ca तो एक है, Ca एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 1। तो ये है हमारी कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, लेकिन कैल्शियम 2 हो गया तो यहाँ पर कैल्शियम की 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये हमारी जो है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जहाँ अभिकारकों में परमाणु संख्या, उत्पादकों में परमाणु संख्या आपस में कैसी हो गई है, बराबर हो गई है। तो इसलिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर हो गया। एक और रिएक्शन दिखाते हैं, वो तो बराबर, कभी कभी क्या होती है, रिएक्शन ही बराबर ही होती है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। अब देखिए, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। अब यहाँ देखो, कैल्शियम कितना, 1, कैल्शियम कितना, 1, सी कितना, यानी कार्बन कितना, 1, कार्बन कितना, 1, ऑक्सीजन कितने, 3, ऑक्सीजन 1 और 2 कितने हो गए, 3। यानी ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित पहले से ही है, तो हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो पहले से संतुलित होती है, तो उसे हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो संतुलित नहीं होती है उसे ही केवल हमें संतुलित करना होता है। ये पहचान लेते हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को जोड़कर आराम से। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे की ओर। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कि इस विधि को, यानी जो विधि हमने की है, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे छोटे पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। याद रखना कि सबसे छोटे संख्या से हम पहले गुणा करते हैं, जिससे हम गुणा हो जाए। ऐसा कर तो बड़ी से भी सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम बड़े से भी गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम अभी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो पहले हमने 2 से गुणा करी है, अब मान लीजिए 2 से ना करें, हम ज्यादा से कर लें, तो हम मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 से गुणा कर दी, इससे गुणा कर दी 10 से, तो कैल्शियम कितने हो गए, 10, तो यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए कैल्शियम की। ऑक्सीजन कितने हैं, 10, यहाँ कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ 5 से गुणा कर दी, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 10 ये हो गए, दोनों बराबर हो गए। यानी ये भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्याओं से, इसमें देखो 5 कॉमन आगे कट रहा है, तो 5 कॉमन से अगर काटिए, देखिए यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो 5 हमने कॉमन लिया। बड़ी ब्रैकेट के बाद क्या आया, 5 दूनी 10 यानी 2 Ca प्लस यहाँ 5 कॉमन आ गया, क्या है, ऑक्सीजन O2, और बराबर में हमारे पास में क्या है, 10 CaO। तो यहाँ 5 से काटा हमने, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या आया, 2 Ca प्लस O2, और सॉरी 10 लगेगा, 3 लगाएंगे, और बराबर में बचा 2 CaO कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन आप देखिए इसमें कम से कम है, यानी 2 से हमने गुणा करिए केवल, तो ये हमारा कम से कम है। तो याद रखना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे छोटे पूर्णांक से संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये नहीं हम किसी से भी गुणा करें, कोशिश करते हैं छोटी छोटी संख्या 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करके आराम से इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बदल लेते हैं। तो ये आशा करता हूँ, ये पहला लेक्चर था हमारा, इसके लिए आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग, और इसके बाद में हम अभिक्रिया वियोजन संयोजन अभिक्रियाएं लेकर आते हैं इसके बाद लेक्चर में। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।